नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 11 हिंदी कहानी राजा निर्वंशिया कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो पाठ परिचय की ओर चलते हैं। नई कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता के रूप में कमलेश्वर का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने हिंदी कहानी की परंपरा में युगांतरकारी परिवर्तन के साथ व्यक्ति चेतना के निर्माण में समाज, परंपरा और आर्थिक परिस्थितियों को रेखांकित करने वाली कहानी को नवीन आधार प्रदान किया। नई कहानी आंदोलन की समय सीमा सन 1954 से 1936 के मध्य मानी जाती है। राजा निर्वंशिया इसी समय सीमा में सन 1957 में प्रकाशित कृति है, जिसने पूर्व के कथ्य तथा शिल्प के स्थान पर नवीन कथ्य और शिल्प का निर्माण किया। राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, बयान आदि जैसी कहानियों में समय की भयावहता के मध्य औसत निम्न मध्यवर्गीय कस्बाई व्यक्ति के जीवन संघर्ष को सशक्त रूप से उजागर किया गया है। इस दृष्टि से कमलेश्वर की ये कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के दौर की चर्चित कहानियाँ मानी जाती हैं। नई कहानी सामान्य परिचय। हिंदी कहानी को मानव जीवन के साथ जुड़ने तथा मानवीय संवेदना को यथार्थ के धरातल पर उजागर करने का श्रेय प्रेमचंद को जाता है। प्रेमचंद ने मनुष्य की आशा, आकांक्षा, जय पराजय और समाज की परिस्थितियों में उसकी नियति को हिंदी कहानी में आकलन का विषय बनाते हुए प्रतिष्ठा प्रदान करके साथ साथ अपने समकालीनों को प्रभावित करते हुए परवर्ती लेखकों को भी एक दृष्टि प्रदान की। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में साहित्य पर जो अपना भाषण प्रस्तुत किया था, वह समूचे साहित्य को सुदेश्यता तथा साहित्यिक परिदृश्य को एक नवीन दिशा प्रदान करता है। बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा रामचंद्र शुक्ल जैसे रचनाकारों ने साहित्य व साहित्यकारों से जो अपेक्षाएं रखी थी, उन्हें प्रेमचंद ने नई परिस्थितियां और सामाजिक पुनर्निर्माण के साथ चुनौतीपूर्ण ढंग से ठोस धरातल पर प्रस्तुत किया। कहानियों में नई अंतर्वस्तु और शिल्प में बदलाव के संकेत प्रेमचंद के परवर्ती दौर की कहानियों में मिलने लगे थे। इन नवीन संकेतों और सत्य के पुनराविष्कार के लक्ष्य को सामने रखते हुए जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, अज्ञेय तथा अशोक जैसी कथाकार सक्रिय हुए। वास्तव में नई कहानी का उद्गम सूत्र प्रेमचंद की नशा, बड़े भाई साहब, सदगति और कफन जैसी कहानियों में ही प्राप्त किया जा सकता है। द्वितीय महायुद्ध तथा युद्ध के पश्चात देश को मिली स्वतंत्रता को विभाजन की पीड़ा ने स्वप्न भंग किया था, अर्थात बोध को नए बदले हुए रूप में नई कहानी में अभिव्यक्त किया, जिसमें गांव, कस्बे, नगर तथा महानगर के आदमी की पीड़ा, उसकी जिंदगी के संदर्भों तथा सीमाओं में व्याप्त गहन जटिलता, समग्रता में विद्यमान बेचैनी को व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया है। कमलेश्वर ने रेणु, शिव प्रसाद सिंह तथा मोहन राकेश के अनुरूप ही ग्रामीण जीवन के यथार्थ को कस्बाई जीवन के ग्रहण करने का प्रयास करते हुए नगर और महानगर के जीवन के तनावों के चित्रण हेतु व्यक्ति पात्र का निर्माण किया है। इन कहानियों को परंपरागत हिंदी कहानियों से अलगाने हेतु नई कविता की तर्ज पर नई कहानी का कहा जाने लगा। नई कहानी को सचेतन कहानी, समांतर कहानी, अकहानी आदि नामों से भी पुकारा गया। वास्तव में इन नामों की पृष्ठभूमि में युग परिवर्तन के साथ कहानी की प्रवृत्तियों में भी बदलाव के संकेत देखने को मिलते हैं।
निर्मल वर्षा को कहानी रचना में नई संवेदना और शिल्प के साथ कथा संसार बोध और शिल्प विविधता तथा लक्ष्य के स्तर में प्रबुद्ध प्रथम नया कहानीकार माना गया है, क्योंकि उनकी कहानी परिंदे जैसी गीतिधर्मी, लंदन की एक रात जैसी कठोर वस्तु बोध तथा पहाड़ जैसी सादगी में भी विशिष्टता के सांकेतिक अभिप्राय का निर्वाह करने वाली विषय वस्तु अपने आप में अद्वितीय है। निर्मल वर्मा के साथ साथ राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, अमरकांत, रेणु, भीष्म साहनी जैसे कहानीकारों ने जीवन यथार्थ केंद्रित कहानी की परंपरा में अपना स्थान बनाते हुए इस परंपरा को आगे भी बढ़ाया, जिसमें परिस्थिति के सत्य की विवशता को मानवीय अनुभवों का तटस्थ और बारीकी चित्रण किया गया। श्री भैरव प्रसाद गुप्त ने संपादन में निकलने वाली पत्रिका नई कहानी के वर्षगांठ विशेषांक में राजेंद्र यादव ने नई कहानी को परिभाषित करते हुए उसे रचनाकार द्वारा व्यक्ति की समग्रता के रूप में सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद तथा व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताओं के संदर्भ की प्रक्रिया में देखने का आग्रह किया था। कफन कहानी में नई कहानी की शुरुआत के लक्षण देखे जा सकते हैं, जो प्रेमचंद युगीन कहानी के तुलना में प्रेमचंद के बाद की कहानियों में नवीन शिल्प और बोध का संकेत देती है। प्रेमचंद परवर्ती रचनाकारों जैसे जैनेन्द्र, अशक, यशपाल, अज्ञेय, मुक्तिबोध की रचनाओं में पुरानेपन के मोह को छोड़ते हुए अलग तरह के नवीन भाव तथा बोध को प्रदर्शित करने वाली रचनाएं सामने आने लगी, जिसे नवीनता के संदर्भ से जोड़ते हुए सन 1954 से 1962 के मध्य की रचनाओं को नई कहानी नाम दिया। नई कहानी की सामान्य प्रवृत्तियों के रूप में व्यक्ति के जटिल होते हुए जीवन यथार्थ का चित्रण तथा इस यथार्थ बोध को लेकर चलने वाले मध्य तथा निम्न वर्ग के संघर्ष तथा संकटों को उजागर करने के संदर्भ में देखा जाता है। स्वाधीनता प्राप्ति के एक दशक पश्चात उसे जुड़े सपनों का टूटना, बिखरना तथा आज के प्रति आस्था तथा विश्वास के मोह भंग ने व्यक्ति को पारिवारिक, नैतिक तथा सामाजिक संबंधों के बिखराव तथा विघटन की ओर प्रवृत्त करते हुए उसके मन में गहरे जमे संस्कारों व आस्थाओं को जीवन की जटिल यथार्थवादी परिस्थितियों से अवगत करा दिया। नई कहानी का लेखन इसी जटिल जीवन के यथार्थ को पकड़कर उसे अपने पात्रों के द्वारा व्यक्त करते हुए पाठकों तक पहुंचने हेतु संकल्पित है। नई कहानी आंदोलन से जुड़े प्राय सभी कहानीकार क्योंकि मध्यवर्गीय जीवन से जुड़े हैं, इसलिए इनका बहुत गहरा जुड़ाव मध्यवर्गीय जीवन स्थितियों तथा उससे उपजने वाली चेतना से रहा है, किंतु फिर भी कहानी के रचनात्मक स्तर भी प्रवृत्ति के रूप में इसका प्रभाव नई कहानी आंदोलन में भी परिलक्षित होता है। औद्योगिक तथा उपनिवेशिक सभ्यता में मध्य वर्ग को उत्पन्न किया, जो कि श्रम संस्कृति से कटा हुआ निश्चित आमदनी पर दिनचर्या का निर्वाह करते हुए निम्न वर्ग पर शासन की आकांक्षा से लदा हुआ उच्च वर्ग के अनुरूप सुख सुविधा की आकांक्षा से दबा हुआ जोखिम न लेने वाला आत्ममुक्त समुदाय रहा है। मध्य वर्ग शिक्षित तथा संवेदनशील होते हुए भी शिक्षा तथा संवेदन के संस्कारों को आर्थिक दबाव में आकर अक्सर तोड़ता रहा है, जो कि उसमें विवशता, पीड़ा तथा क्षोभ का कारण उत्पन्न करती है, क्योंकि यह मध्य वर्ग अपनी सुविधाओं को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता और उसमें परिवर्तन की अपनी ही बलवती इच्छा भी बहुत समाप्त हो जाती है। ये स्थितियाँ रचनाकार में क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसीलिए नई कहानी प्रायः इसी वर्ग को केंद्र रखकर लिखी गई है। इस कहानियों में यद्यपि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का भी चित्रण किया गया था, तथापि वह भी मध्य वर्ग की मनोवृत्तियों की जटिलता व विवशता के चित्र को स्पष्ट करने हेतु प्रयुक्त होता है। नई कहानी में यद्यपि कहानीकारों ने व्यक्ति चेतना को
महत्व प्रदान किया है, तथापि वह समाज पूर्ण रूप से अनुपस्थित नहीं है, क्योंकि कहानी का समाज के मध्य से ही व्यक्ति पात्र तक पहुंचता है और समाज तथा राष्ट्र को केंद्र में रखकर देखने के परिणाम स्वरूप ही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्ति समाज के सामने आता था। नई कहानी इस स्थिति को बदला तथा व्यक्ति को उसके परिवेश के संदर्भ में देखा जाने लगा। इसलिए नई कहानी के पात्र से इच्छाभर करने वाले आदर्शों के भावों से जुड़े हुए नई कहानी नहीं दिखाई देती है। यद्यपि नई कहानी के पात्र संवेदन से जुड़ते हैं, तथापि यह संवेदना व बौद्धिक चेतना से जुड़े हुए तार्किक परिणति तक पहुंचती है। नई कहानी में तीव्र भावावेग के स्थान पर नई सामाजिक स्थितियों और व्यक्ति चेतना के बीच का द्वंद्व एवं तनाव महत्वपूर्ण बनकर उभरा है। नई कहानी के दौर तक विचार व लेखन में आधुनिक जीवन मूल्य का वर्चस्व बढ़ गया। नई कहानियों का नयापन आधुनिकता के भू स्तर से जुड़ा हुआ है, जिसमें बहुत कुछ सहेजने योग्य है। निराशाबोध, अवसाद, यांत्रिक दबाव आदि भी नई कहानी के रचनाकारों में विद्यमान है, जिनका प्रभाव तदयुगीन साहित्यिक विधाओं पर भी देखी जा सकती है। नई कहानी में विद्यमान सांकेतिकता को भी मोहन राकेश जैसी रचनाकारों ने कहानी के गठन में समान रूप में अपनाया। इसलिए नई कहानी इस अर्थ में पुरानी कहानी से अलग मानी जाती है। वास्तव में सांकेतिकता नई कहानी के कथ्य तथा शिल्प व मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में जानी गई है। इसके साथ ही अनेक कहानियों में फ्रॉइड के काम मनोवैज्ञानिक में प्रभाव स्वरूप प्रयुक्त प्रतीकों के प्रयोग ने कहानी को समझने में पाठक के लिए कठिनता उत्पन्न की, जिसको स्पष्ट करने तथा जीवन बोध की सूक्ष्मता को दर्शाने के लिए सांकेतिकता का आश्रय लेना अवश्यभावी हो गया है। नई कहानी के शिल्प में अनुभूति की विशिष्टता नई संवेदना तथा नई स्थिति व अनुभवों के साथ व्यक्त हुई है। नई कहानी में गतिशीलता और परिवर्तन की रचना प्रक्रिया को जीवन के सत्य के समान देखा जाने लगा। नई कहानी का यह नया शिल्प बदली हुई जीवन दृष्टि के प्रति मानवीय सोच का परिणाम था, जिसने कटु यथार्थ जटिलता को वर्णन करते हुए लोक कथा के रूप में उपन्यास की हदों को छूने वाली कहानियों का निर्माण किया, जिसमें जीवन की जटिलता तथा अंतर्द्वंद्वों को व्यक्त करने के लिए बिंबों, चित्रों, प्रतीकों तथा संकेतों का आश्रय लेते हुए कलात्मकता को नवीन तथा पठनीय बना दिया। राजा निर्वंशिया, पाठबोध और प्रक्रिया। कमलेश्वर नई कहानी के प्रमुख रचनाकारों में से एक है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की बदली हुई परिस्थितियों, राजनीतिक शैली, अर्थव्यवस्था तथा लगातार बढ़ती हुई विषमता, छिजती हुई संवेदना तथा उत्तरदायित्व में बिखरते हुए सपनों को अपने रचनात्मक कौशल के आधार पर पाठकों तक पहुंचाया है। कि कमलेश्वर प्रेमचंद परवर्ती कथा परंपरा की एक मिसाल है। इसलिए उन्होंने बदलती हुई सच्चाई और परिस्थितियों के मध्य में मनुष्य की बदली हुई चेतना तथा संवेदना को बचाने के लिए स्वयं को बदलने में भी किसी झिझक को अनुभव नहीं किया, और यही बदलाव भारतीय जनमानस से उनकी प्रतिबद्धता के साथ जुड़े रहने का प्रमुख कारण भी है। कमलेश्वर मैनपुरी कस्बे के एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे थे, जहां अबोध बचपन में ही पिता की स्नेह छाया से वंचित हो जाने तथा परिवार का भविष्य संवारने वाले एकमात्र बड़े भाई सिद्धार्थ के भी असमय कलवित होने से पूरा परिवार विश्व तथा जर्जर हो जाता है। इस पारिवारिक विकट परिस्थितियों के मध्य भी कमलेश्वर ने शिक्षा जारी रखी। वे उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद जा पहुँचे, जहाँ उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ, जिन्होंने उनके जीवन को नवीन दिशा और ऊर्जा प्रदान की, जिसको कमलेश्वर ने अपने संचित थाती के रूप में सहेज रखा था, और इसी से उनके रचनात्मक को भारी समर्थन भी प्राप्त हुआ। कमलेश्वर अपनी
प्रतिभा से अपने समकालीनों में लोकप्रिय तथा विश्वास पात्र बनकर उभरे, क्योंकि उनके भीतर सत्ता के विरुद्ध जूझने वाले कमलेश्वर, फिल्म, पटकथा, संवाद लेखक कमलेश्वर, दैनिक अखबारों की घटनाओं पर टिप्पणी करता कमलेश्वर, समांतर कहानी वाला कमलेश्वर, आम आदमी के सवालों पर तीखी बहस करने वाला आदि अनेक कमलेश्वर मौजूद थे। इन सभी रूपों में एक कथाकार वाला रूप ही उनका स्थायी महत्व का अवलंबन बनकर उभरा है। कमलेश्वर आजीवन मैनीपुरी कस्बे के दुख दर्द, वहाँ की चहल पहल के मध्य उत्पन्न होने वाले अवसाद को अपनी कहानियों की जीवन दृष्टि का मुख्य आधार बनाते हुए वहाँ के कस्बाई निम्न मध्य वर्ग के वर्ग वैषम्य, शोषण और सामाजिक असमानता का वर्णन करते रहे। उनकी कहानी को जीवन अनुभवों से निकली हुई कहानी माना जाता है। कमलेश्वर जीवन से जूझते हुए चरित्र के संपर्क मान जाते हैं, क्योंकि उनके कथा पात्र वास्तविक जीवन अनुभवों से निर्मित हुई है। यह जीवन अनुभव कमलेश्वर को भारत के आम आदमी की हालत से जोड़कर उनकी कहानी को जीवंतता प्रदान करता है। कमलेश्वर की अनेक कहानियों के मध्य राजा निर्वंशिया को उनकी प्रथम कहानी के रूप में जाना गया है, जिसमें निम्न मध्यवर्गीय आदमी की स्थिति को देश, समाज और सरकार के बदलने के कारण विकृतियों के बीच पीस कर यथार्थ को उजागर किया है। इस दृष्टि में कमलेश्वर के कथा विकास को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय हिस्सों में विभाजित करते हुए सन 1952 से 1958 और 1959 ईस्वी तक के क्रम को परंपरा से विरुद्ध और अनुभवों क्षेत्र की प्रामाणिक पहुंच तथा दूसरे हिस्से को तक 1959 से 1967 तक मानते हुए यथार्थ के स्वीकार तथा सन 1966 से दिल्ली लौटने तक के तीसरे हिस्से के सामान्य व्यक्ति की नियति से जुड़े लेखन, यातनाओं से गुजरते हुए मनुष्य के साथ समांतर चलने की स्थिति से जोड़कर देखा जा सकता है। कथा विकास का यह विभाजन कमलेश्वर की कल्पनात्मकता के अनुभव को समझने का एक आयाम है। इन तीनों दौर में पाई जाने वाली विशेषता एक दूसरे से भिन्न होने के बाद भी कोई विभाजक रेखा प्रस्तुत नहीं करते। राजा निर्वंशिया कहानी, जो कि अपने शिल्प तथा चेतना से नई हिंदी कथा दौर की महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है, एक साथ दो कथावृत्ति के साथ कलात्मक रूप में भारतीय वर्ण व्यवस्था, वर्गीय चेतना दृष्टि तथा परिवर्तित जीवन मूल्यों के संक्रमण को कटु यथार्थ के रूप में वर्णित करती है। राजा निर्वंशिया स्त्री पुरुष संबंधों की एक दारुण तथा रोमांचक कथा है, जिसमें आधुनिक परिस्थितियों तथा नई कहानी के अनुरूप स्त्री पुरुषों संबंध में बदलाव की चिंता को भी अभिव्यक्त किया गया है। जहां राजा निर्वंशिया के पारंपरिक लोक कथा में उसकी रानी लक्ष्मी को मातृत्व सिद्ध करने तथा चरित्र की सुचिता के प्रमाण हेतु तपस्या करनी पड़ती थी, वहीं आधुनिक समय में गजपति की पत्नी चंदा को पुस्तवहीन पति के आरोप, प्रत्यारोप, अपेक्षा और अलगाव बोध के देश को सहन करना पड़ता है। आधुनिक युग का जगपति अर्थात जगत का पति अपनी पत्नी चंदा के गर्भ में दूसरे के अंश को बढ़ता हुआ समझकर चंदा को अपमानित तथा बहिष्कृत करते हुए आर्थिक अभावों के कारण स्वयं ही उसे अस्पताल के कंपाउंडर बच्चन सिंह के साथ बेच देने की त्रासद बेचैनी तथा मार्मिकता में जीता है। फिर भी पुनः संतान के साथ चंदा को अपनाता है तथा उसी बच्चे को हाथों अपने दाह संस्कार के बाद वसीयत में लिखकर प्रायश्चित की ज्वाला में जलते हुए सारा कारोबार त्याग कर अफीम और तेल पीकर मृत्यु को गले लगाता है। जबकि पारंपरिक लोक कथा का राजा अपनी रानी के सतीत्व का प्रमाण पाकर उसके पैर पकड़ लेता है और उसकी देवी के रूप में प्रशंसा कर पुत्र के साथ पुनः राजकाज में संलिप्त हो जाता है। कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशिया का अंत अनगिनत को पीछे छोड़ता है, जो कि परंपरा और आधुनिकता की
टकराहट, प्राचीन मानव मूल्य, पद, मानव गर्भ, पुरुषोचित अभिमान, नारी के चरित्र की अग्नि परीक्षा, सतीत्व की अवधारणा तथा विसंगतिपूर्ण यथार्थ की विस्मता उत्पन्न टकराहट की स्थिति सभी को उजागर करता है। तो इस तरह से आपके यहाँ यह कहानी राजा निर्वंशिया MST11 का समाप्त होता है। तो आप इसे बार बार सुनिए। कहानी इतनी भी नहीं है, बस आपको कवि के बारे में, एक लेखक के बारे में जानना है, कहानीकार के बारे में जानना है और कहानी का जो सारांश है उसे पढ़ना है, तो आप इसे लिख पाओगे। इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स पर दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।